ओके, देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीपी, सीवी, डिग्री ऑफ फ्रीडम काफी कुछ पढ़ा था। आज अपने दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब सब अलग अलग टॉपिक है, मतलब इंडिपेंडेंट टॉपिक है, पर सब इंटरेस्टिंग है। तो देखो, तो अब तुम सब ध्यान से टॉपिक को समझो। देखो, सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई कंटेनर है। मान लो कि हमारे पास ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर कोई आइडियल गैस बंद है। मतलब मेरे पास ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर क्या बंद है? एक आइडियल गैस बंद है। तो आइडियल गैस में क्या होता है? आइडियल गैस में आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। तो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी टकरा रहा है, कभी इससे टकरा रहा है, कभी उससे। तो आइडियल गैस के पार्टिकल मोशन में है तो उनकी वेलोसिटी होगी। तो बेसिकली तीन तरीके की वेलोसिटी हम निकालते हैं। एक होती है आपकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एक होती है आपकी एवरेज स्पीड, और एक होती है आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो तुम्हें ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। बहुत आसान है, कोई ज्यादा हाई फाई फॉर्मूले नहीं है। तो वापस सुनना हम क्या कर रहे हैं। देखो, मान लो कि ये कोई कंटेनर है और मान लो कि इस कंटेनर के अंदर एक आइडियल गैस बंद है। तो आइडियल गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस क्या होते हैं? मोशन में होते हैं। कभी पार्टिकल इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो पार्टिकल मोशन में है तो उनके पास वेलोसिटी होगी। तो तीन तरीके की वेलोसिटी निकालते हैं हम। रूट मीन स्क्वायर, एवरेज स्पीड निकालते हैं, या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालते हैं। तो देखो तीनों कैसे निकालते हैं, अब तुम सब ध्यान से देखना। तो सबसे पहला लिखो अपनी कॉपी में, ये थर्मोडायनेमिक्स ही है मानद, काइनेटिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो पहला लिखो अपनी कॉपी में आर एम एस स्पीड। तो आर एम एस स्पीड होती क्या है? तो आर एम एस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर आर एम एस स्पीड। तो वी आर एम एस का जो फॉर्मूला होता है, लिखो अपनी कॉपी में, वो होता है रूट ऑफ 3 RT अपॉन एम। यहां पे आर की वैल्यू देखो कांस्टेंट होती है, कितनी होती है? 8.314। टी होता है आपका टेम्परेचर, और ये किस में लेना है आपको? याद रखना, टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है? केल्विन में। और एम होता है आपका मोलार मास। एम क्या होता है? मोलार मास। लेकिन याद रखना, मोलार मास किस में लेना? केजी में। किस में लेना? हमेशा लेना केजी में। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूं यहां पे। तो क्वेश्चन ये है, फिर तुम एक साथ लिख लेना, फाइंड आरएमएस स्पीड, फाइंड आरएमएस स्पीड ऑफ हीलियम गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे हीलियम गैस की आरएमएस स्पीड क्या होती है। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख लो कि वी आर एम एस होता कितना है? रूट ऑफ 3 RT अपॉन एम। अब वैल्यू पुट करना चालू करो। तो 3 की जगह 3, आर की जगह 8.3, और ध्यान से देखो 27 डिग्री, मतलब ये कितना हो गया? 300 केल्विन हो गया, है ना? और ध्यान से सुनना, अब एम का क्या करोगे? तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, हीलियम देखा और उनको लगता है सर हीलियम गैस का मोलार मास 4 ग्राम होता है। लेकिन आपको मोलार मास किस में पुट करना है? केजी में। तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे? 4/1000। उसको केजी में आप कन्वर्ट कर दोगे, लिख लो अपनी कॉपी में। तो इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, आरएमएस। क्या फॉर्मूला होता है? रूट ऑफ 3 RT अपॉन एम। टेम्परेचर केल्विन में लेना, मोलार मास केजी में लेना। कोई डाउट है इसमें तो पूछो एक बार। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है ना? तुम्हें इसका कोई भी डेरिवेशन याद नहीं रखना है, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आरएमएस स्पीड अभी क्या, तुम जब 12th भी पढ़ोगे ना तो भी इंपॉर्टेंट है ये। सर, हाँ पूछो। ये 3RT में आर समझ नहीं आया, आर क्या चीज है? आर एक कांस्टेंट है बेटा, 8.314। आर की तो याद रखनी है। याद है वो पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये वही वाला आर है, 8.314। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा ये तुमने लिख लिया हो तो अपनी बुक में इस फॉर्मूले का एक और वेरिएंट है। अब वो कैसे आया उस पर मैं आता हूं, पहले इसको लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, अब देखो,
तुम सबको आइडियल गैस इक्वेशन पता है, पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो पीवी इक्वल टू एन क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। इतना तो पता है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं अपन, कितना मास है अपॉन मोलार मास कितना है। अब वी को नीचे भेजो, तो पी को अपन क्या लिख सकते हैं, एम अपॉन वी, और आर टी और एम नीचे आ जाएगा। पर मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है खुद मुझे बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो P इक्वल टू रो आर टी अपॉन एम। तो आप क्या करो, इस रो को नीचे भेजो, तो P अपॉन रो किसके बराबर आ जाएगा, आर टी अपॉन एम के। तो कई लोग, ये जो वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है ना, कई बुक पे तुम्हें एक और फॉर्मूला भी दिखेगा। तो वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ 3 RT/m। तो कई लोग RT/m की जगह पुट कर देते हैं P बाय रो। तो इसका एक और फॉर्मूला क्या बन जाता है, 3P अपॉन रो। तो इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको क्या दे रखा है। आपको टेम्परेचर दे रखा है तो ये वाला यूज करना, आपको प्रेशर दे रखा है तो दूसरा वाला यूज करना। लिख लो अपनी कॉपी में, दोनों लिख लो। ठीक है, कई बार पता है इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है कि बताओ ये वाली इक्वेशन कहां से आई। तो ये भी आसान है, कोई हाईफाई चीज नहीं है। कहां से आई, देखो ये बता दिया मैंने, पीवी इक्वल टू एनआरटी है। एन होता है मास अपॉन मोलार मास, तो वी को नीचे भेजो, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो आर टी अपॉन एम। एम क्या होता है, मोलार मास। और याद रखना, मोलार मास हमेशा किस में लेना, केजी में लेना, कभी भी ग्राम में मत लेना, वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं, मिटा दो इसको मैं। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये भी तुम्हें याद रखना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है रूट ऑफ 8 RT अपॉन पाई एम। ये अजीब सी वैल्यू है पर तुम्हें याद रखनी है। और आर टी अपॉन एम की जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन, पी बाय रो। तो 8/पाई पी बाय रो, लिख लो इसको, 8 RT/पाई एम। तो 8/पाई को मत छेड़ो, याद है अभी अपन ने डिराइव किया कि आर टी अपॉन एम को अपन क्या लिख सकते हैं, पी बाय रो लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये, एक ये, बस कुछ नहीं करना है, आपको टेम्परेचर और मास की वैल्यू पुट करनी है, मोलार मास की। तो ये आ जाएगी तुम्हारी एवरेज स्पीड। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। बस आर होता है तुम्हारा 8.314। टेम्परेचर किस में लेना, केल्विन में। भाई गलती से भी सेल्सियस में पुट मत कर देना। और मोलार मास किस में लेना है, केजी में। और जब तुम एग्जाम देने जाओ तो सारे मोलार मास याद रखना। जैसे हीलियम का 4 ग्राम होता है, O2 का 32 ग्राम होता है, N2 का 28 ग्राम होता है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होते हैं ना, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब का तुम याद रखना, है ना। ये भूल के मत जाना, वहां पे तुम्हें एग्जाम में मिलेगा नहीं है। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा सारे मोलार मास। ठीक है, अच्छा। तो ये तो बात हो गई तुम्हारी आरएमएस स्पीड की और एवरेज की। और तीसरा एक और होता है, वो होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वी, मोस्ट प्रोबेबल। इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 2 RT/m। अब ये तुम्हें याद तो रखने पड़ेंगे, या फिर एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √2B/ρ। लिख लो, ये तीनों फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। उसका क्या होता है, √3 RT/m। एवरेज क्या होता है, √8 RT/πm। और मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, √2 RT/m। और RT/m की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, P/ρ। लिख लो अपनी कॉपी में, ये तीनों फॉर्मूले लिख लेना, है ना। तुम्हें बस किसी एक फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर लेना कि भाई टी कैसे पुट करते हैं, एम कैसे पुट करते हैं, बाकी अपने आप ही याद हो जाता है। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, तो ये आपकी 3 वेलोसिटीज है जो इस चैप्टर में अपने को डिस्कस करनी होती है। तो अगर ये तुम्हारा हो गया हो तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूं। ओके, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, मीन
फ्री पाथ। तो अब मीन फ्री पाथ क्या होता है? देखो, सबसे पहले मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है तुम वो समझना कि मीन फ्री पाथ होता क्या है। देखो, मान लो किसी कंटेनर में, मान लो कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कोई आइडियल गैस बंद है। मान लो ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई आइडियल गैस बंद है ना? तो मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है? देखो, ये पार्टिकल पहले इससे टकराएगा, मान लो फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया। तो दो कोलिजन के बीच में ये जो पाथ है ना, इसको बोलते हैं हम फ्री पाथ। तो ये जितने भी पाथ है इन सब का एवरेज लो तो उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है? एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन टू कोलिजन्स, बिटवीन टू कोलिजन्स। तो दो कोलिजन्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है? आपका पार्टिकल पहले इससे टकराया, फिर 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 इससे टकराया। तो यहां पे भी वो चला, यहां पे भी चला, यहां पे भी चला। तो ये जितने भी बीच की पाथ है इनका जो एवरेज लोगे ना उसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स, लिख लो अपनी कॉपी में। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। यहां पे n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कितने पार्टिकल है अपॉन वॉल्यूम कितना है। और यहां पे d का मतलब होता है डायामीटर। डायमीटर मतलब एक पार्टिकल का डायमीटर कितना है। एक बार लिख लो फिर मैं तुम्हें इस फॉर्मूले को समझा दूंगा। 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। एक बार लिख लो फिर मैं आपको इसको समझा देता हूं। ठीक है, अब देखो, अब इसका मतलब तुम समझना। तो सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है, इसमें मान लो 3 पार्टिकल है। और मान लो कि ये कोई कंटेनर है, इसमें मान लो बहुत सारे पार्टिकल है, मतलब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ इन दोनों में से किस केस में दो कोलिजन के बीच में पार्टिकल ज्यादा चलेगा। देखो, ये एक बार यहां पे आएगा, फिर यहां आएगा। तो यहां पे दो कोलिजन के बीच में इतना चला, और यहां पे यहां टकराएगा, यहां टकराएगा, यहां टकराएगा, तो कम चला। तो देखो एल का फॉर्मूला देखो, 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। तो जितने पार्टिकल ज्यादा होते आपका एल उतना कम होता है। उसी तरीके से डायमीटर पे ध्यान दो। तो सपोज करो कि एक केस में आपके पास 3 पार्टिकल है और आपके पार्टिकल बड़े बड़े। एक केस में मान लो कि आपके पास 3 पार्टिकल है और आपके पार्टिकल छोटे छोटे। तो यहां तो देखो इतना चलेगा फिर टकराएगा, इतना चलेगा फिर टकराएगा, और यहां पे टकरा गया, टकरा गया। तो जितना डायमीटर ज्यादा होता है आपका एल उतना कम होता है। तो आपको एल का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है? 1/√2 n पाई डी स्क्वायर। और याद रखना यहां पे n नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता, यहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। n का क्या मतलब है? कितने पार्टिकल है अपॉन कितना वॉल्यूम है, n अपॉन v। ठीक है, किसी को इस टॉपिक में अब कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। किसी को इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। यश, चारू, मानद, कोई डाउट है इस टॉपिक में तो पूछो। नो सर। क्लियर हुआ? मानद कोई डाउट है? चारू कोई डाउट है? आसान है यार, सारे फॉर्मूले, बस मैंने क्या कहा था सारे फॉर्मूले याद करने तुम्हें, और ये फॉर्मूले आते भी है, तो बस याद कर लो सारे फॉर्मूले को। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, और कोई डाउट है तो बोल दो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम ध्यान से देखो। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, व्हाट हैपेंस टू, एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, व्हाट हैपेंस टू
radiations falling on a body. What happens to radiations falling on a body? तो सपोज करो कि मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, और मान लो कि इसके ऊपर 100 जूल की एनर्जी पहुंच रही है, मतलब इसके ऊपर कोई लाइट पहुंच रही है, कितनी पहुंच रही है? 100 जूल। तो इस लाइट के साथ तीन चीजें हो सकती है, पता है क्या? या तो ये लाइट रिफ्लेक्ट कर सकती है, या थोड़ी बहुत लाइट क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट हो जाएगी, मतलब इस बॉडी पे जाएगी और ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगी, मतलब बॉडी के अंदर जाके दूसरी तरफ से निकल जाएगी। या फिर एक पार्ट क्या होता है, आपका जो बॉडी है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर किसी भी बॉडी पे लाइट गिरती है ना, तो उस लाइट के साथ तीन चीजें हो सकती है। या तो थोड़ी बहुत लाइट रिफ्लेक्ट होती है, थोड़ी बहुत लाइट ट्रांसमिट होती है, और थोड़ी बहुत लाइट क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है ना? क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। तो व्हेन लाइट, लिखो अपनी कॉपी में, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ बॉडी, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ बॉडी, इट कैन बी, इट कैन बी रिफ्लेक्टेड, मतलब रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, कॉमा एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, एंड ट्रांसमिटेड, और क्या हो सकता है? आपकी जो लाइट है वो ट्रांसमिट भी हो सकती है। तो मान लो कि जो पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ वो ए है, जो पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ उसको आर से डिनोट करते हैं, जो एब्जॉर्ब हुआ मान लो ए है, और जो ट्रांसमिट हुआ मान लो टी है। तो ए प्लस आर प्लस टी कितना होगा? 1। तो इसका मतलब क्या है कि या तो आपकी लाइट रिफ्लेक्ट भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ट्रांसमिट भी हो सकती है, या थोड़ी थोड़ी इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है। मान लो थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो गई, थोड़ी बहुत ट्रांसमिट हो गई। तो ए प्लस आर प्लस टी कितना हो गया? 1। तो ए मतलब कितना एब्जॉर्ब हुआ, आर मतलब कितना रिफ्लेक्ट हुआ, टी मतलब कितना ट्रांसमिट हुआ, और तीनों का सम कितना आएगा? तीनों का सम कितना आएगा? आपका 1 आएगा। लिख लो अपनी कॉपी में। तो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ किसी बॉडी पे लाइट गिरी, तो बताओ उस लाइट के साथ क्या क्या हो सकता है? देखो कॉमन सेंस भी यही बोलता है, कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, कुछ लाइट ट्रांसमिट होके पीछे से निकल जाएगी, और थोड़ी बहुत लाइट क्या होगी? आपकी बॉडी क्या करेगी? उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आर मतलब कितना रिफ्लेक्ट हुआ, ए मतलब कितना एब्जॉर्ब हुआ, टी मतलब कितना ट्रांसमिट हुआ, और तीनों का सम कितना आएगा? 1 आएगा। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, लिख लो that when light falls on a body it can be reflected, absorbed and transmitted, और तीनों का सम कितना होगा? 1। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछ लो। ओके, तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में स्टीफन्स लॉ। तो अब देखो स्टीफन्स लॉ क्या बोलता है। तो स्टीफन्स लॉ क्या बोलता है, तुम ध्यान से देखना। तो अगर मान लो कोई बॉडी है, और मान लो उसका टेम्परेचर है टी, तो उस बॉडी से क्या निकलती है? उस बॉडी से आपका रेडिएशंस निकलता है। और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ना, मतलब आपकी बॉडी जितनी ज्यादा गर्म होगी, उससे उतनी ज्यादा रेडिएशन निकलती है। तो स्टीफन्स लॉ क्या बोलता है? तो स्टीफन्स लॉ अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, पावर ट्रांसमिटेड, या आप लिख सकते हो पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बॉडी is directly proportional to, is directly proportional to fourth power of temperature, is directly proportional to fourth power of temperature। तो अब इसका तुम मतलब समझना, जितना ज्यादा बॉडी गर्म होगी, आपकी बॉडी से उतना ज्यादा पावर निकलता है। तुम इसको ट्राई भी कर सकते हो। जैसे मान लो तुम गर्म रोटी लो, जैसे रोटी मान लो ठंडी हो गई, तो इसके ऊपर हाथ ले जाना आपको ठंडा ठंडा लगेगा, लेकिन अगर रोटी गर्म है तो उसके ऊपर हाथ रखना आपको गरम गरम लगेगा। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है ना,
आपकी बॉडी से उतना ज्यादा रेडिएशन निकलता है। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस्ट टू पावर 4। और दूसरा, आप खुद देखो, अगर आपका एरिया कम है तो पावर इतने से एरिया से निकलेगा, अगर आपका एरिया ज्यादा है तो पावर ज्यादा एरिया से निकलेगा। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और इन दोनों प्रोपोर्शन को रिप्लेस करते हमें कांस्टेंट से, तो सिग्मा ए टी रेस्ट टू पावर 4। और यहां पे एक कांस्टेंट लगता है ई। ई क्या होता है इसमें मैं आ रहा हूं, पहले ये फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में, स्टीफन्स लॉ का। तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन लॉ क्या बोलता है कि पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। और यहां पर टेम्परेचर किस में लेना है आपको, केल्विन में लेना है। और कंसेप्ट भी यही बोलता है, देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा आपकी बॉडी से उतनी गर्मी निकलेगी, जितना ज्यादा एरिया होगा आपकी बॉडी से उतनी गर्मी निकलेगी। तो दोनों प्रपोर्शन की जगह कांस्टेंट लगाओ सिग्मा, तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा ए टी रेज़ टू पावर 4। और यहाँ पे ई क्या होता है, ई का मतलब होता है एमिसिविटी। ई का मतलब क्या होता है, एमिसिविटी। एमिसिविटी का मतलब है कि आपकी बॉडी कितना परसेंटेज एमिट कर रही है। लिख लो, ई का मतलब होता है एमिसिविटी। तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ, स्टीफन क्या बोलता है कि कोई भी बॉडी से कितनी एनर्जी निकल रही है, एक तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, आपकी बॉडी जितनी गर्म होगी उतनी एनर्जी निकलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी। तो लिख लो अपनी कॉपी में, P इक्वल टू सिग्मा ई ए टी रेस टू पावर 4। और T किस में लेना है, याद रखना T आपको किस में लेना है, केल्विन में। A आपका एरिया है, E आपकी एमिसिविटी है। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, स्टीफन्स लॉ को। और कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। ठीक है, और बस लास्ट टॉपिक लिख लो अपनी कॉपी में, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी क्या होती है, तो लिखो अपनी कॉपी में, ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर। ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट एब्जॉर्बर, मतलब ब्लैक बॉडी ऐसी बॉडी है कि ब्लैक बॉडी के ऊपर अगर कोई भी लाइट गिरती है तो ना तो वो रिफ्लेक्ट होगी ना वो ट्रांसमिट होगी। ब्लैक बॉडी क्या करती है, जो भी लाइट गिरती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ए इक्वल टू क्या होगा, 1। तो याद रखना ब्लैक बॉडी के लिए ए इक्वल टू 1 होगा। ए मतलब कितना पार्ट एब्जॉर्ब करेगी। जैसे ब्लैक होल होता है ना, ब्लैक होल क्या करता है, ब्लैक होल के अंदर जो कुछ भी जाता है ब्लैक होल उसको कभी बाहर नहीं निकलने देता। ब्लैक होल के अंदर लाइट भी जाती है तो लाइट को ट्रैप कर लेता है। तो ब्लैक बॉडी भी ऐसी होती है। तो ब्लैक बॉडी क्या करती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है, जो भी चीज उस पर गिर रही है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ब्लैक बॉडी का ए भी 1 होता है और एमिसिविटी भी क्या होती है, 1 होती है। क्योंकि याद रखना किसी भी बॉडी के लिए ए इक्वल टू ई होता है, मतलब जितना एब्जॉर्ब करेगा बॉडी उतना ही तो बॉडी एमिट करेगा, है ना। अगर मान लो किसी बॉडी ने 100 जूल एब्जॉर्ब कर लिया तो वो एमिट भी कितना करेगा, 100 जूल। तो जितना बॉडी एब्जॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा। तो ब्लैक बॉडी के लिए ई भी 1 होगा। तो ब्लैक बॉडी के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होगा, ई 1 है तो सिग्मा ए टी रेस टू पावर 4। लिख लो अपनी कॉपी में। तो याद रखना, कोई तुम्हें पूछे कि बताओ ब्लैक बॉडी क्या होती है, तो ब्लैक बॉडी आपकी परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है। तो इसलिए सर्दियों में क्या होता है, काले काले कपड़े पहनने चाहिए, ताकि जो भी गर्मी है वो आपका काला कोट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपका कोट गर्म रहता है। और यही आपका समर से मान लो गर्मियां हैं, सॉरी सर्दियों में आपको काले कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सर्दियों में आपको गर्मी की जरूरत पड़ती है। और गर्मियों में आपको व्हाइट कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में आप व्हाइट पहनोगे तो व्हाइट क्या होता है, व्हाइट परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है। और ब्लैक क्या होता है, परफेक्ट एब्जॉर्बर। तो ब्लैक क्या करता है, सब गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपका जो कोट है कपड़े गर्म रहते हैं। और गर्मियों में अगर आप व्हाइट कपड़े पहनोगे तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है, जो भी लाइट आती है रिफ्लेक्ट कर देता है, तो आपकी जो बॉडी है वो ठंडी रहती है। तुम कभी भी देखना, कभी मंदिरों में जाओ गर्मियों में, देखना वहां पे व्हाइट कलर का ऐसे पेंट किया होता है, तो उस व्हाइट कलर के पेंट पे चलना तुम्हें ठंडा ठंडा लगेगा। अच्छा, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि इसके साथ तुम्हारा थर्मो पूरा यूनिट खत्म होता है। बस अपने 2 यूनिट बचे, एक फ्लूइड बचा, एक ऑसिलेशन वेव्स बचा। तो नेक्स्ट मैं फ्लूइड करा रहा हूँ और फिर मैं ऑसिलेशन वेव पे आऊंगा।
तो अपन नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। और कोई डाउट है अब तो पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछ लो, वरना थर्मो अपना यहाँ पे खत्म होता है। अपन नेक्स्ट जो टॉपिक चालू करेंगे वो है अपना फ्लूइड मैकेनिक्स, और फिर अपन करेंगे ऑसिलेशन इन वेव्स। ठीक है, तो हो जाएगा तुम्हारा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कोई डाउट है तो पूछो। ओके, चलो बाय यार।